हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजिका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का लिंक शेयर कर दे ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। आज हमने जो यहाँ पर इमेज लगाई है वो जर्मिनेशन देखा होगा, दो टाइप्स का होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप होता है एपीजियल। कौन सा होता है? एपीजियल। और सेकंड टाइप होता है हाइपोजियल। तो आप देख सकते हो कैसे जर्मिनेट होता है बीज। एपीजियल में किस प्रकार से होता है और हाइपोजियल में किस प्रकार से होता है। बीज खोल होता है वो एपीजियल में बाहर आ जाता है, जबकि इसमें हाइपोजियल में अंदर ही रहता है। कहाँ पर रहता है? अंदर ही रहता है। देखो आप आसानी से इस चित्र को देख के एपीजियल और हाइपोजियल में अंतर स्पष्ट कर सकते हो कि किसका बीज है ना एपीजियल होता है, जर्मिनेशन टाइप एपीजियल होता है, और किसका हाइपोजियल होता है। यहाँ पर हमने कुछ सीड्स के इमेज लगा रखे हैं, तो आप सीड्स वगैरह देख सकते हो। ये स्पोर्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एपीजियल और हाइपोजियल में। देखो एपीजियल का किस प्रकार से जर्मिनेट हो रहा है बीज, और हाइपोजियल का किस प्रकार से जर्मिनेट होता है बीज। तो अपन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस प्रकार की क्लासें नहीं मिल पाती, तो वो इस क्लास का आनंद उठा सके। तो अपन बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण हेतु जो मानक निर्धारित किए गए थे, क्या निर्धारित किए गए थे? मानक। वो कब निर्धारित किए गए थे? आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण के जो न्यूनतम मापदंड होते हैं कि उतने तो कम से कम उस बीज में गुण होने ही चाहिए, तो वो कब निर्धारित किए गए थे? जैसे आनुवांशिक शुद्धता है, भौतिक शुद्धता है, जर्मिनेशन परसेंटेज है, रियल वैल्यू है, वो न्यूनतम निर्धारित किए हैं। तो वो कब निर्धारित किए गए थे भारत में? 1963 में, 1966 में, 1986 में, या 1971 में? कब निर्धारित किए गए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी सही है? कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो इसका सही आंसर है वो है 1971 में। मापदंड कब निर्धारित किए गए थे? 1971 में। एक बात आप और ध्यान रखना, जो नेशनल सीड एक्ट है वो 1966 में बना था। कब बना था? 1966 में। नेशनल सीड एक्ट कब बना था? 1966 में बना था। पारित हुआ था संसद में और 1969 में लागू हो गया था। ये कब लागू हुआ था? 1969 में। ध्यान रखना कब लागू हुआ था? 1969 में लागू हुआ था। ये नेशनल सीड एक्ट 1966 में संसद में पास हुआ था और 1969 में ये लागू हुआ था। और नेशनल सीड कॉरपोरेशन है एनआरसी, ये पंजीकृत हुआ था, वो हुआ था 1963 में। कब पंजीकृत हुआ था? 1963 में। आपको ये बीज से संबंधित ये 4 सन आपको याद रखनी होगी, ध्यान रख लेना। सबसे पहले न्यूनतम मापदंड जो निर्धारित किए गए थे राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण हेतु वो 1971 में। नेशनल सीड एक्ट 1966 में तो पारित हुआ था संसद में, और 1969 में ये लागू हुआ था। जबकि एनआरसी नेशनल सीड कॉरपोरेशन है वो 1963 में। कब है? 1963 में। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका सन वगैरह से कि कौन से किस कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है सरसों के सीड का टेस्ट वेट बताना है आपको कितना होता है। टेस्ट वेट आप सब जानते होंगे, किसी भी फसल के 1000 बीजों का जो वजन होता है, औसत वजन होता है 1000 बीजों का, उसे टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहते हैं। 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है। 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स, जबकि 1000 बीजों का वजन टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहलाता है। तो आपको यहाँ पर सरसों के बीजों का टेस्ट वेट बताना है। तो सरसों के बीजों का टेस्ट वेट होता है वो होता है 3 से 5 ग्राम। कितना होता है? 3 से 5 ग्राम। नेक्स्ट अपन अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेट्राजोलियम परीक्षण में जीवित बीजों का रंग होता है। टेट्राजोलियम जो टेस्ट करते हैं, जिसको जैविक टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? जैविक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें जीवित बीजों का रंग कैसा होता है? इसमें क्या करते हैं, बीज को टेट्राजोलियम जो क्लोराइड होता है उसके 1% घोल में डाला जाता है। बीज को टेट्राजोलियम क्लोराइड के 1% घोल में डाला जाता है। तो जो जीवित बीज होते हैं उनका रंग कैसा हो जाता है? जो जीवित बीज होते हैं उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल होता है, ऑप्शन 1 है, या फिर काला, या फिर पीला, या फिर सफ़ेद। कैसा हो जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट है जो जैविक टेस्ट है, उसमें जीवित बीजों का रंग कैसा हो जाता है? तो इसमें जीवित बीजों का रंग है वो लाल या गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल या गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल या गुलाबी। ये फॉर्मेजन के कारण होता है, लाल या गुलाबी। किसके कारण होता है? फॉर्मेजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फॉर्मेजन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला जो अपना क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। आलू में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम में आधार बीज हेतु पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, एक खेत से दूसरे खेत की दूरी आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए रखी जाती है सीड प्रोडक्शन में। तो वो दूरी कितनी रखते हैं आलू में? 3 मीटर रखते हैं, या फिर 5 मीटर रखते हैं, या फिर 10 मीटर रखते हैं, या 15 मीटर रखते हैं। अगर आपको पोटैटो का सीड प्रोडक्शन करना है, फाउंडेशन सीड है वो भी, तो उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस बतानी है आपको। कितनी रखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सारे सीड का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन देख लिया आपने कल वाली क्लास और आज वाली क्लास में। पूरे सीड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों क्लासों में आ चुके हैं। तो ये होते हैं ये 5 मीटर। कितनी रखते हैं? 5 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 5 मीटर। 5 नंबर का अपना क्वेश्चन है। सीरियल नंबर थोड़ा गलत डल गया, 25 आ गया। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पहला आपको क्वेश्चन है बीजा अंकुरण के लिए न्यूनतम नमी कितनी होनी चाहिए? बीजों के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त नमी बतानी है आपको। सूटेबल मॉइस्चर मृदा में कितनी होनी चाहिए? 8 से 10%, 12 से 15%, 20 से 25%, या 40 से 60%। सीड का अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाए, सीड ज़्यादा से ज़्यादा सीड जर्मिनेशन हो सीड का, इसके लिए अपन को सूटेबल मॉइस्चर नमी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 40 से 60%। कितनी होनी चाहिए? 40 से 60% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 से 60% होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए, यानी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो ज्ञात करने के लिए, जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी है के अनुसार न्यूनतम नमूने में बीजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अंकुरण प्रतिशतता जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात करने के लिए ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी है, उसके अनुसार बीज नमूने में न्यूनतम बीजों की संख्या होनी चाहिए। क्या वो 100 बीज होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, या 500 होनी चाहिए? ISTA के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 बीज होनी चाहिए। कितने बीज होनी चाहिए? 400 बीज। जबकि अपने भारत में जो राष्ट्रीय निगम है उसके अनुसार और फसली स्तर पर 200 बीज, ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय बीज निगम है उसके अनुसार 200 बीज होनी चाहिए, और ISTA के अनुसार बीज नमूने में कितने बीज होनी चाहिए? 400 बीज होनी चाहिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? अभी अपने भारत के देख लेते हैं। अब राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी, या 1978 में हुई थी, या 1985 में हुई थी, या 2004 में हुई थी? राजस्थान राज्य बीज निगम, नेशनल स्टेट सीड राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए कब 1959 में हुई थी, 1978 में हुई थी, 1985 में हुई थी, 2004 में हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 28 मार्च 1978 को। कब हुई थी? 28 मार्च 1978 को हुई थी। कब हुई थी? 28 मार्च 1978 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेजगा के बीजों में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए। अगर कल वाली क्लास देखी है तो मैंने वहाँ पर बताया था, धान की आई थी वहाँ पर,
उस समय मैंने रेजगा के बारे में भी बताया था कि 60% होनी चाहिए, या 65% या 70% या 80%। रेजगा के बीजों में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 80%। कितना प्रतिशत? 80%। धान, ज्वार, रेजगा, बरसीम बताया था आपको, इन सब में कितने न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए? 80%। अगला अपने 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मक्का के बीज सूचकांक सीड इंडेक्स, अभी आपको बताया था 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स, 1000 बीजों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। तो मक्का का आपको सीड इंडेक्स बताना है, कितना होता है? वो 16 से 27 ग्राम होता है, 20 से 25 ग्राम होता है, 160 से 270 ग्राम होता है, या फिर 200 से 250 ग्राम होता है। सीड इंडेक्स बताना है आपको। तो जो मक्का का सीड इंडेक्स होता है वो होता है 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम सीड इंडेक्स होता है मक्का के सीड का। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। आनुवांशिक शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक प्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्या उसके लिए KMNO4 टेस्ट करते हैं, या फिर ग्रांडेक्स टेस्ट करते हैं, या टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, या ग्रो आउट टेस्ट करते हैं? जेनेटिक प्योरिटी के लिए टेस्ट बताना है, कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? ग्रो आउट टेस्ट। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कपास में ABA एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को कम करने के हेतु प्रयोग करते हैं। ABA वर्दी रोधक, वर्दी को रोकने वाला रसायन है। पादपों में ABA एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, या फिर पोटेशियम थायोसाइनेट का प्रयोग किया जाता है, या इथ्रेल का प्रयोग किया जाता है, या स्ट्राइगोल का प्रयोग किया जाता है। कपास में ABA के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से ऑप्शन को आप सही मानते हैं? जिब्रेलिक एसिड को, पोटेशियम थायोसाइनेट को, इथ्रेल को, या स्ट्राइगोल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथ्रेल। इथ्रेल का प्रयोग करने से कपास में ABA का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 12 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से बाजरे के बीज जनित रोग बताने हैं आपको। पर्ल मिलेट होता है जो, उसके आपको बीज जनित रोग बताने। कौन से बीज जनित रोग है इनमें से? ग्रेन स्मट, ग्रीन ईयर, अर्गट, या सभी? ग्रेन स्मट, ग्रीन ईयर, अर्गट, ये 3 रोग ही बाजरे में मेन लगते हैं। तो इनमें से कौन सा आपको के बीज जनित है या बीज के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही रोग है ना वो बीज जनित है। बाजरे के तीनों ही रोग कैसे हैं? बीज जनित है। नेक्स्ट अपन 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बीज आनुवांशिक और भौतिक दृष्टि से 100% शुद्ध होता है? 100% शुद्ध होता है आनुवांशिक और भौतिक दृष्टि से। परजनक बीज, ब्रीडर सीड जिसको कहते हैं, आधार बीज, फाउंडेशन सीड, प्रमाणित सर्टिफाइड सीड, या सभी के सीड। ये सारे के सारे सीड जेनेटिक दृष्टि से और फिजिकल प्योरिटी की दृष्टि से 100% शुद्ध होते हैं। उसका आपको चयन करना है कौन सा सीड इनमें से 100% शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो इसमें से जो बीज होता है वो होता है परजनक बीज। परजनक बीज से भी एक पहली वाली अवस्था होती है मूल केंद्र, उसकी शुद्धता इससे भी ज़्यादा होती है। ये तो 100 होता है, वो भी पूरा 100 होता है, 100 से भी ऊपर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको मूल केंद्रक बीज करना है, क्योंकि वो बीज की पहली मात्रा होती है और बहुत ही कम मात्रा में होता है। वो प्लांट ब्रीडर के पास वो मात्रा होती है। परजनक बीज, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके हिसाब से परजनक सीड आएगा, ब्रीडर सीड आएगा। इसके अलावा न्यूक्लियस सीड होता है, वो भी 100% शुद्ध होता है और बीज की प्रारंभिक मात्रा होती है वो। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन। बीज को भूमि में अधिक गहराई पर बोने से होने वाली सुषुप्त अवस्था कहलाती है।
कल मैंने ये क्वेश्चन बता दिए थे तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्थाओं के बारे में, डोर्मिनेंसी स्टेज सीड की। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि भूमि में अधिक गहराई पर अगर सीड को बो दिया तो कौन सी सुषुप्तावस्था है, प्राइमरी प्राथमिक है, सेकेंडरी है, या फिर बलकृत है, या सभी है। 3 प्रकार की सुषुप्तावस्था होती है या तीनों है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो अधिक गहराई पर बोने से बलकृत सुषुप्तावस्था होती है। प्राथमिक होती है वो आनुवांशिक या बीज में उपस्थित रसायनों के कारण और वातावरण के कारण होती है वो द्वितीयक सुषुप्तावस्था। और बलकृत, बीज को अधिक गहराई पर बोने से बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, इसे बलकृत सुषुप्तावस्था कहते हैं। और ये तीनों ही प्रकार की सुषुप्तावस्था जई में पाई जाती है। सॉरी, ये क्वेश्चन अगला यही आ गया। इसका आंसर तो बता दिया मैंने। निम्न में से तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है जंगली सरसों में, जंगली गोभी में, जंगली जई में, जंगली चौलाई में। किस में पाई जाती है? अगर नहीं सुना है तो आप इसका आंसर बता दें। जिन्होंने ध्यान से सुन रहे हैं उनका तो ये क्वेश्चन सही हो गया। जंगली सरसों, जंगली गोभी, जंगली जई, जंगली चौलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जंगली जई। कौन सा हो जाएगा? जंगली जई। नेक्स्ट अपन 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बीजों की सुषुप्त अवस्था हटाने के लिए KNO3 के कितने प्रतिशत घोल से बीजों को उपचारित करते हैं? कितने प्रतिशत KNO3 के घोल से उपचारित करते हैं बीजों की सुषुप्त अवस्था डोर्मिनेंसी स्टेज हटाने के लिए? 1%, 2%, 3% या 4%? कितने प्रतिशत काम में लेते हैं? 1%, 2%, 3% या फिर 4%? सीड की डोर्मिनेंसी स्टेज हटानी है, सुषुप्त अवस्था हटानी है, KNO3 का कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रख लेना, कितने प्रतिशत? 2% घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से आलू की सुषुप्त अवस्था हटाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? निम्न में से आलू की सुषुप्त अवस्था हटाने के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? थायोयूरिया का, जिब्रेलिक एसिड का, पोटेशियम थायोसाइनेट का, या एब्सिसिक एसिड का? किसका प्रयोग नहीं करते हैं? आलू में सुषुप्त अवस्था 2 से 3 महीने की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है आलू में, तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सभी को पता होगा इन तीनों के 1% घोल का प्रयोग किया जाता है सुषुप्त अवस्था हटाने के लिए। तो इसमें से किसका नहीं किया जाता? ABA का नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ABA। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। एक बीज नमूने का अंकुरण प्रतिशतता यानी जर्मिनेशन परसेंटेज GP 80% है, फिजिकल प्योरिटी 95% है, भौतिक शुद्धता। तो उस बीज नमूने की वास्तविक उपयोगिता होगी यानी रियल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको रियल वैल्यू का सूत्र पता होना चाहिए कि रियल वैल्यू कहते किसे हैं। रियल वैल्यू जो होती है वो होती है GP जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू PP फिजिकल प्योरिटी और बटा 100। अब इससे निकाल के आप बता दो। 80 को 95 से गुणा करके 100 का भाग दे दो, कितने आएंगे? देखिए फटाफट से करके बताओ। GP इंटू PP बटा 100, ये रियल वैल्यू होती है। तो रियल वैल्यू कितनी होगी उस सीड सैंपल की जिसका जर्मिनेशन परसेंटेज 80 है, फिजिकल प्योरिटी 95% है, उसकी रियल वैल्यू होगी। तो उसकी रियल वैल्यू आपके 76% आएगी। कितनी आएगी? 76% आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 76%। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पहले भी अपने जनरल एग्रीकल्चर में भी ये क्वेश्चन ले लिया था। तो इसका सही आंसर बताना है। हैदराबाद तेलंगाना में, जूरिक स्विट्जरलैंड में, या मनीला फिलीपींस में, या रोम पेरू में? कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये सभी को पता होगा, जूरिक स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट 20 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं। अरहर में जर्मिनेशन का प्रकार होता है, जर्मिनेशन टाइप बताना है आपको।
अरहर में अंकुरण का प्रकार होता है एपीजियल, हाइपोजियल, एक व दो दोनों, या कोई नहीं। क्योंकि अंकुरण दो ही प्रकार का होता है, या तो एपीजियल होगा या फिर हाइपोजियल होगा, या दोनों होंगे या कोई नहीं। आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा हाइपोजियल। क्या होगा? हाइपोजियल होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? हाइपोजियल इसका सही आंसर होगा। सभी खरीफ फसलों में अरहर के अलावा एपीजियल होता है, ध्यान रख लेना। सभी खरीफ फसलों में अरहर के अलावा खरीफ फसलों में वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर के अलावा एपीजियल होता है, जबकि रबी दलहनी फसलों में राजमा के अलावा सभी का हाइपोजियल होता है। दोनों लाइनों को ध्यान से सुनना। खरीफ दलहनी फसलों में अरहर के अलावा सबका एपीजियल, अरहर का हाइपोजियल होता है। रबी फसलों में सबका होता है हाइपोजियल, किसके अलावा? राजमा के अलावा, पेशियोलिस वल्गेरिस के अलावा। 21 नंबर का अपना क्वेश्चन है, भारत में बीजोपचार हेतु तो सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? बीजोपचार के लिए भारत में बताना है। तो क्या कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, कवकनाशी, फंजीसाइड, नेमेटिसाइड्स जो होते हैं सूत्रकृमिनाशी, उनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग भारत में सीड ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो भारत में सबसे ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है फंजीसाइड या कवकनाशी। और बीजोपचार का सही क्रम कल बताया था, सबसे पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, और लास्ट में जैव उर्वरक या राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, बीज को सुखाने हेतु तापमान की ऊपरी सीमा है, उससे अधिक ताप पर बीज को नहीं सुखाना चाहिए, तो उस ऊपरी सीमा कितनी है? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। सीड को ड्राई करना है, सुखाना है, तो उसकी ऊपरी सीमा है तापमान की, उससे अधिक तापमान पर नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा बीज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो इसके लिए जो ऊपरी सीमा है टेम्परेचर की वो है 60 डिग्री सेल्सियस। कितनी है? 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला। ये तो हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, फटाफट से आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए कि राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की कब पंजीकृत हुआ था? 1963 में, 1966 में, 1969 में, या 1978 में? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963 में। कब हुआ था? 1963 में, 19 मार्च 1963 को पंजीकृत हुआ था। 1966 में नेशनल सीड एक्ट है वो संसद में पास हुआ, 69 में लागू हुआ, 78 में राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर का क्वेश्चन, बीज की मात्रा कम होने पर गेहूं की बुआई कौन से मेथड से करनी चाहिए? सीड कम है सोविंग के लिए गेहूं की, तो वहां पर कौन सा सोविंग का मेथड अपनाना चाहिए? यानी सबसे कम बीज दर किस में चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। सीड ड्रिल में, डिबलर में, कोड विधि में, या छिटकुआ विधि में? कौन से मेथड में सबसे कम सीड चाहिए? सीड ड्रिल द्वारा, डिबलर द्वारा, कोड विधि में, या फिर छिटकुआ विधि में, या छिटक के बोते हैं उस विधि में? तो सबसे कम चाहिए वो डिबलर विधि में, लगभग 27 kg बीज चाहिए प्रति हेक्टेयर मात्र। कितना बीज? 27 kg प्रति हेक्टेयर बीज आवश्यकता होती है। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले भी इसके आंसर बता चुका हूँ, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है एक एग्जाम में, अगर सीडी से क्वेश्चन आता है तो। निम्न में से किस बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है? मूल केंद्रक बीज पर, प्रजनक बीज पर, आधार बीज पर, प्रमाणित बीज पर? दोबारा सुन लेना आप, कौन से बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? मूल केंद्रक पर किसी भी रंग का कोई टैग नहीं लगा होता, प्रजनक बीज पर सुनहरे पीले रंग का लगा होता है, आधार बीज पर सफ़ेद रंग का लगा होता है, प्रमाणित बीज पर नीले रंग का लगा होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाणित। जबकि एक भारत में उत्पादित नहीं होता पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड, उस पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है।
तो ये थी अपनी शानदार सीड की दोनों क्लासें हो चुकी है। कल अपन ड्राई फार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे शाम वाली क्लास में। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आप अपडेट रह सकते हो। वो फेसबुक पेज है एजी काका। आप हमसे व्हाट्सअप द्वारा भी जुड़ सकते हो सीधे। तो व्हाट्सअप नंबर है हमारे 9928842449। यहाँ पर अपना नाम और शहर का नाम लिख भेजें ताकि क्लास शुरू होने से पहले आपको क्लास का लिंक प्राप्त हो जाए। तो अपन शाम को 8:15 पर फिर आपसे रूबरू होंगे ड्राई फार्मिंग के शानदार MCQ के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।